हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के संदर्भ में, और इस मगध साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, जैसे कि मगध साम्राज्य का उदय, मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण, मगध महाजनपद के राजवंश जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और अंत में इस मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी राजगृह थी, और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अर्थात मगध इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इस मगध का उल्लेख महाभारत के अतिरिक्त अथर्ववेद में भी मिलता है। महाभारत में हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले विद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक अर्थात विद्रथ वंश के संस्थापक विद्रथ थे। इस वंश अर्थात मगध का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका अर्थात जरासंध का हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इन 16 महाजनपदों के संदर्भ में। यदि भी हमने इससे पूर्व के वीडियो में भी इन महाजनपदों के संदर्भ में पढ़ा था, जैसे कि मगध, तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत थी। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। चैदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। मल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। और अंत में गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अब बात करते हैं मगध के उदय के कारणों के संदर्भ में, अर्थात मगध साम्राज्य के उदय के कारणों के संदर्भ में। तो प्रथम था भौगोलिक कारण, सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति, थर्ड है आर्थिक कारण, और फोर्थ है राजनीतिक कारण। और इन सभी कारणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस संदर्भ में बात करते हैं मगध साम्राज्य के उदय के भौगोलिक कारण के संदर्भ में। तो मगध की भौगोलिक स्थिति इसके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित भौगोलिक स्थिति में थी, क्योंकि 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण राजधानी राजगृह तक शत्रुओं का पहुंचना दुष्कर था, अर्थात शत्रुओं का पहुंचना मुश्किल था, और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण गिरु दुर्ग था। वहीं मगध की परिवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरे होने के कारण जल दुर्ग था। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का आकलन करते हैं। तो मगध के एक ओर सो नदी थी, दूसरी ओर गंगा नदी थी, तो तीसरी ओर गंडक नदी थी, इस ओर चंपा नदी थी, और चंपा नगर भी था, चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। इस ओर विंध्य पर्वत था, और ये सभी जो कि मगध साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अर्थात चारों ओर से नदियों से घिरे होने के कारण मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी सुरक्षित रही। मगध गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरा हुआ था, जिसने मगध के उत्थान अर्थात मगध साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति के संदर्भ में। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से मगध अत्यधिक समृद्ध और सौभाग्यशाली महाजनपद था, क्योंकि मगध के निकटवर्ती जंगलों में पर्याप्त मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जो कि सेना के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। और वहीं मगध में कच्चा लोहा, तांबा जैसे खनिज पदार्थों की भी बहुलता थी। इन खनिजों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता था, और लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाकर घने जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया।
इसके अतिरिक्त लोहे से युद्ध के अस्त्र शस्त्र भी बनाए गए थे। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के आर्थिक कारण के संदर्भ में। तो मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी इसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि मगध का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। मगध में वर्षा अत्यधिक होती थी, जिसके कारण कम परिश्रम में भी अधिक उपज होती थी। इस अधिक उत्पादन से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और मगध आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता गया। सिक्कों के प्रचलन, नए उद्योग की स्थापना और नगरों के विकास से मगध की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होना स्वाभाविक था और गंगा और सोन नदियों के निकट होने के कारण मगध में आवागमन और व्यापारिक सुविधा बढ़ गई, जिससे मगध का महत्व और भी बढ़ गया था। बात करते हैं मगध साम्राज्य के उदय के राजनीतिक कारण के संदर्भ में। तो मगध के उत्थान में इसके शासकों की महत्वाकांक्षा एवं विजयों और दूरदर्शी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन साम्राज्यवादी शासकों ने अपनी वीरता और दूरदर्शिता से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का राज्य हित में समुचित उपयोग किया, जिससे कि मगध को प्रथम साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बात करते हैं मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कुछ अन्य मुख्य कारणों के संदर्भ में। तो जैसे कि फर्स्ट है विस्तृत उपजाऊ मैदान, सेकंड है प्राकृतिक सुरक्षा, थर्ड है खनिज संसाधनों की उपलब्धता, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार लोहे से परिपूर्ण था, फोर्थ है व्यापार में वृद्धि, फिफ्थ है वन क्षेत्र की उपलब्धता और सिक्स है कृषि में लोहे का उपयोग। बात करते हैं मगध महाजनपद के राजवंशों के संदर्भ में। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। फर्स्ट है हर्यक वंश, सेकंड है शिशुनाग वंश, थर्ड है नंद वंश, फोर्थ है मौर्य वंश, फिफ्थ है शुंग वंश, सिक्स है कर्ण वंश और सेवंथ है सातवाहन वंश। और इन सभी 7 राजवंशों को याद करने की ट्रिक है हसना मासु के साथ थी। फर्स्ट है ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, कौ से कर्ण वंश और 7 से सातवाहन वंश। इस ट्रिक को एक बार पुनः देखते हैं कि हसीना मासु के साथ थी। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, कौ से कर्ण वंश और 7 से सातवाहन वंश। बात करते हैं इस मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का संस्थापक महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ था, जबकि इस मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। और इस मगध का सबसे प्राचीन वंश महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश था और इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था। और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध अत्यंत पराक्रमी शासक था। जरासंध श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मारा गया था। और इस बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जो कि कमजोर और अयोग्य शासक था और इसके मंत्रियों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई, अर्थात रिपुंजय की हत्या उसके मंत्रियों के द्वारा ही कर दी गई थी। अब बात करते हैं इस मगध साम्राज्य के प्रथम वंश हर्यक वंश के संदर्भ में, जिससे कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इस मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। इस मगध की 2 राजधानियां थी, प्रथम राजगृह और द्वितीय गिरिवर्ष थी। इस हर्यक वंश को पितरहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासकों के द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था और शासन किया था। बात करते हैं हर्यक वंश के शासकों के संदर्भ में। तो प्रथम थे बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। सेकंड है अजात शत्रु, जिसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। थर्ड है उदयन, जिन्होंने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। फोर्थ है नागदशक, जो कि 412 ईस्वी तक शासक रहा और यही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के संदर्भ में, जिसने कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही था। इसकी प्रारंभिक की राजधानी गिरिवर्ष थी, पर बाद में इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासकों के द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया गया था। बिंबिसार ने राजगृह नामक शहर बसाया था और इस राजगृह को उसने अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में। तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से किया था और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से किया था। बात करते हैं बिंबिसार के प्रथम विवाह के संदर्भ में। तो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह से उसे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। बिंबिसार ने दूसरा विवाह चेलना से किया। यह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी। इस विवाह से उसने मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, साथ ही वैशाली जैसे व्यापारिक केंद्र पर प्रभाव बढ़ाया था। बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा से किया। यह पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध से मगध ने अपने प्रतिद्वंदी अर्थात बिंबिसार ने अपने प्रतिद्वंदी अवंती के शक्ति पर संतुलनकारी नियंत्रण स्थापित किया। अब बात करते हैं बिंबिसार की युद्ध नीति के संदर्भ में। तो बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। अर्थात बिंबिसार ने अंग राज्य को पराजित करके उसे अपने राज्य में मिलाया था। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। अर्थात बिंबिसार ने अंग राज्य को पराजित करके उसे अपने राज्य में मिलाया और वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। अब बात करते हैं बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंधों के संदर्भ में। तो इसके समय अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। तब बिंबिसार ने उसे ठीक करने के लिए अपना राजवैद्य जीव को भेजा था। राजवैद्य जीव के इलाज से अवंती के राजा प्रद्योत स्वस्थ हो गए और अब इस कारण से अवंती के राजा प्रद्योत और बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। बिंबिसार बुद्ध का मित्र अर्थात बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार अर्थात बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद अर्थात गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा वेणुवन नामक उद्यान उसने बुद्ध को अर्थात गौतम बुद्ध को प्रदान किया। बात करते बिंबिसार के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह बौद्ध धर्म का पोषक था। इसने राजगृह नामक नया नगर बसाया था। इसकी हत्या अर्थात बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। बिंबिसार की पहले राजधानी गिरिवर्ष थी और उसके बाद उसने राजगृह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान दिया था। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। बात करते हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु के संदर्भ में, जिसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में कर दी। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अजातशत्रु को अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के कारण पितृहंता कहते हैं। इस अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय अजातशत्रु शासक था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय अजातशत्रु शासक था। अजातशत्रु के काल 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों का पोषक था। अजातशत्रु ने वैशाली, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। इसे अर्थात वैशाली को जीतने में अजातशत्रु के मित्र वर्षकार ने सहायता की थी। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने में किन हथियारों का प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा रथमुसल और महाशिलाकंटक। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से विवाह कर दहेज में काशी प्राप्त किया। यद्यपि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को प्रसेनजीत की बहन से विवाह में काशी दहेज मिला था।
लेकिन जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया तो पुनः प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया था और अब फिर अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बज्रा से विवाह किया और दहेज में काशी वापस ले लिया। और भरूच स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। यह उत्कीर्ण मिला है क्योंकि यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। मध्यम निकाय के अनुसार प्रद्योत के आक्रमण से अर्थात अवंती के शासक प्रद्योत के आक्रमण से राजधानी राजगृह को सुरक्षित करने के लिए इसका दुर्गीकरण करवाया। अर्थात अवंती के राजा प्रद्योत के आक्रमण से राजधानी राजगृह को सुरक्षित करने के लिए अजातशत्रु ने इसका दुर्गीकरण करवाया था। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अर्थात अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण अर्थात बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यह कई बार पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस मगध शासक के शासनकाल में हुई थी, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अवंती का राजा था, जो मगध पर आक्रमण करने हेतु धमकी देता था। इसलिए अजातशत्रु ने राजगृह की किल्लाबंदी करवा दी, जिस कारण अवंती आक्रमण करने में असफल रहा। अजातशत्रु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अजातशत्रु का उपनाम पितृहंता और कुणिक था। पितृहंता क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था और इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने में रथमुसल और महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया था, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने में किन हथियारों का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर होगा रथमुसल और महाशिलाकंटक। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बज्रा से विवाह कर दहेज में काशी प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मित्र वर्षकार की सहायता से लिच्छियों पर विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन के संदर्भ में। तो उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। अर्थात इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, तथा इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर की थी। अर्थात उदयन ने इस पाटलिपुत्र नए नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर की थी। और उदयन जैन मतानुयायी था, अर्थात उदयन जैन धर्मावलंबी था। उदयन के समय मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पहाड़ तक विस्तृत था। उदयन की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा चाकू से कर दी गई। उदयन की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक शासक बने। यद्यपि उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना। बात करते हैं उदयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में। तो उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। यह भी पितृहंता था, क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था और उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया था। और उदयन जैन मतानुयायी था। बात करते हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के संदर्भ में। तो इस वंश अर्थात हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या उसके सेनापति या मंत्री शिशुनाग ने कर दी और मगध पर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के द्वितीय राजवंश शिशुनाग वंश के संदर्भ में, जिसने कि 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। इस वंश के शासक हैं शिशुनाग, सेकंड है कालाशोक और अंतिम शासक था नंदीवर्मन। बात करते हैं शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग के संदर्भ में, जिसने कि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। इस वंश अर्थात शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। बात करें शिशुनाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में,
तो शिशु अवस्था में ही इसके माता पिता के द्वारा इसका परित्याग किया गया था। एक नाग के द्वारा रक्षा की गई थी और हर्यवंश के समय बनारस के राजा का गवर्नर था और बाद में हर्यवंश में मंत्री बना। शिशुनाग ने हर्यवंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अवंती और वत्स पर अधिकार कर मगध में मिलाया था, अर्थात शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती महाजनपद को या अवंती राज्य को मगध में मिलाना था। इससे वत्स महाजनपद पर अधिकार हो गया, क्योंकि उस समय वत्स महाजनपद अवंती महाजनपद के अधीन था। इसके समय अर्थात शिशुनाग के समय मालवा से बंगाल तक का भूभाग मगध साम्राज्य में शामिल था। महावंश ग्रंथ के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा, अर्थात शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था। बात करते हैं शिशुनाग वंश के द्वितीय शासक कालाशोक के संदर्भ में। तो कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था और शिशुनाग की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी, अर्थात अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया था। पुराण और दिव्यावदान ग्रंथों के अनुसार कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण भी था, अर्थात कौवा जैसा रंग। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुई, तो इसका आंसर होगा कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में। कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने के संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश का अर्थात शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी, अर्थात नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। बात करते हैं कालाशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो इसका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के मध्य था। इसका उपनाम पुराणों के अनुसार काकवर्ण था। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया था और इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। हर्षचरित के अनुसार इसकी मृत्यु एक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर हुई थी। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के तीसरे राजवंश नंद वंश के संदर्भ में, जिसने कि 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था और इस नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। बात करें इसके शासकों के संदर्भ में, तो प्रथम शासक महापद्म नंद था, जिसने कि 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। दूसरा शासक घनानंद था, जिसने कि 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। अब बात करते हैं नंदवंश के प्रथम शासक महापद्म नंद के संदर्भ में, जिसने कि 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। इसकी उपाधि है एकराट, भार्गव, पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक और सर्व छत्रहीनता। भार्गव उपाधि अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार, सर्व छत्रांक उपाधि अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला, एकराट या एक छत्र उपाधि अर्थात विशाल साम्राज्य को स्थापित करने वाला। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंदवंश के शासक शूद्र था, अर्थात प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। महापद्म नंद अर्थात नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद को महाबोधि वंश ग्रंथ के अनुसार उग्रसेन भी कहा जाता है। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध में मिला लिया था। इसने अर्थात महापद्म नंद ने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की और इसने कलिंग से नंदराज जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाया था। अर्थात महापद्म नंद कलिंग को जीतकर वहां से नंदराज जिनसेन की प्रतिमा को भी उठाकर लाया था। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी कराया था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि कलिंग में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किस नंद शासक ने कराया था, तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, हेय, कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसी कारण से इसे एक छत्र या एक राट कहते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला,
परशुराम का अवतार, अत्यधिक संपत्ति और सेना रखने वाला कहा गया है। महापद्म के कुल 8 पुत्र थे, इसलिए नंदवंश को नवनंद वंश भी कहा जाता है। और घनानंद भी उसका पुत्र था। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं नंदवंश के द्वितीय शासक घनानंद के संदर्भ में, जिसने कि 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था, अर्थात घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था, अर्थात घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अर्थात घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। अर्थात चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी या मौर्य वंश की स्थापना की थी। और यूनानी लेखकों में इसे अर्थात घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। बात करते हैं नोट पॉइंट के संदर्भ में। घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि सिकंदर ने किस नंदवंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका आंसर होगा घनानंद। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो आंसर है उदयन ने, अर्थात उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। सेकंड क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर है राजगृह या गिरिवर्ज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हर्यवंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो आंसर है अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है बृहद्रथ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो आंसर है उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला भारतीय राजा कौन था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक संबंधों की शुरुआत किया था? तो आंसर है बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशलराज की पुत्री प्रसेनजित की बहन महाकौशला से किया था। इस विवाह में उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। दूसरा विवाह चेलना से किया। यह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी। इस संबंध से उसने मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, साथ ही वैशाली जैसे व्यापारिक केंद्र पर प्रभाव बढ़ाया। तीसरा विवाह क्षेमा से किया। यह मद्र देश की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध से मगध ने अपने प्रतिद्वंदी अवंती की शक्ति पर संतुलनकारी नियंत्रण स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है 16 महाजनपदों का। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर है अंग महाजनपद की। और वर्तमान उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। क्वेश्चन नंबर 11 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यद्यपि सभी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं, कि अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन हथियारों का प्रयोग किया था? तो आंसर है रथमुसल और महाशिलाकंटक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांक और अपरो परशुराम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर है शिशुनाग के शासनकाल में। और पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती अर्थात मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया? तो आंसर है बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो आंसर है अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाया? तो आंसर है अवंती और वत्स को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो आंसर है नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूनानी लेखकों द्वारा
नंदवंश के किस शासक को अग्रमीज या जेंडमीज कहा गया है? तो आंसर है घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिलेख साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई? तो आंसर है कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो आंसर है कुणिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो आंसर है श्रेणिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाई? तो आंसर है वैशाली। और अंत में इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सेकंड क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा नंदवंश के किस शासक को अग्रमीज या जेंडमीज कहा गया है? और थर्ड क्वेश्चन है, आजाद शत्रु ने वैशाली के लिच्छियों के विरुद्ध युद्ध में किन हथियारों का प्रयोग किया था? इन क्वेश्चनों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।